नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने दो समासों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें पहला था अव्ययी भाव समास और दूसरा था तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में हम लोग तत्पुरुष समास के 6 भेद के बारे में डिस्कस किया था ट्रिक के माध्यम से। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे समास के तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें भेद के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, यह जो क्लास है यह सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें समास पूछा जाता है। तो हम लोग सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए क्लास को ले रहे हैं, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी लेखपाल हो। जिस भी एग्जाम्स में हिंदी आते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में। क्या होता है कर्मधारय समास, और उसके उदाहरण को लेते हुए हम लोग चलेंगे। कर्मधारय समास, तीसरा समास है कर्मधारय समास। जिस समास का समस्त पद में विशेषण और विशेष का अथवा उपमेय और उपमान का योग हो। दोस्तों, जिस समास के समस्त पद में, जिस समास के समस्त पद में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान का योग हो। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है विशेषण और विशेष के बारे में, जो गुण के बारे में डिस्कस करता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और उपमेय भी समझे और उपमान भी समझे हैं। उपमेय होता है कोई तुच्छ चीज, हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग उपमेय और उपमान के बारे में डिस्कस किए थे। कोई छोटी चीज होती है उसे उपमेय कहते हैं, और कोई बड़ी या प्रसिद्ध चीज होती है उससे हम लोग उपमान कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष। तो जिस समास के समस्त पद में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान का योग हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या, या तो विशेषण या विशेष का योग हो, या फिर उपमेय और उपमान का योग होना चाहिए। तो हम लोग पहले समझते हैं विशेषण और विशेष कर्मधारय के बारे में। जैसे है इसमें उदाहरण, यह है दोस्तों समस्त पद, यानी कि समास का पूरा पद है और ये विग्रह है। इसका मतलब जब लोग अलग अलग करते हैं उसी को कहते हैं समास विग्रह। पिछले क्लास में लोग डिस्कस किए थे समास विग्रह के बारे में। जैसे महात्मा को हम जब लोग इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह कर, महात्मा क्या एक समास है, यानी कि समस्त पद है जो जोड़कर बना है, उसी को समास का क्या है, समास है महात्मा। और इसको हम जो समास विग्रह करेंगे होगा, महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा। महान क्या है, आत्मा कैसी है, महान है। इसकी आत्मा की विशेषता क्या है, या महान है। तो महान हो जाएगा विशेषण और आत्मा हो जाएगा विशेष। तो ये चीज क्या है, ये विशेषण है और ये विशेष है। जिसमें भी विशेषण और विशेष आता है वह होता है कर्मधारय समास, यानी कि महान है जो आत्मा। फिर है प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। अध्यापक की विशेषता क्या है, अध्यापक प्रधान है, यानी कि जो मेन अध्यापक होता है वो क्या होता है, प्रधानाध्यापक होता है। तो यहाँ पर अध्यापक की क्या विशेषता है, अध्यापक प्रधान है, उसे कहते हैं प्रधानाध्यापक, अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल। फिर है काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यानी यहाँ मिर्च की विशेषता क्या है, मिर्च काली है। यहाँ मिर्च क्या है, मिर्च विशेष है और काली क्या है, काली विशेषण है। मिर्च विशेष है और काली विशेषण है। महायुद्ध, महायुद्ध को जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो इसमें आएगा महान है जो युद्ध। युद्ध की विशेषता क्या है, युद्ध महान है, यानी कि बड़ा युद्ध। जो बड़ा युद्ध होता है उसे कहते हैं महायुद्ध। महान है जो युद्ध, यानी युद्ध क्या है, युद्ध विशेष है और महान क्या है, विशेषण है। ये पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र,
दोस्तों पीतांबर, पीत मीन्स होता है पीला, पीत मीन्स होता है पीला, और अंबर मीन्स होता है वस्त्र, उसी कहते हैं पीतांबर। यानी ये पीला है जो वस्त्र, वस्त्र की विशेषता क्या है, वस्त्र पीला है। तो दोस्तों जहां पर विशेष और विशेषण यानी कि विशेषण और विशेष का योग हो उसे कहते हैं हम लोग कर्मधारय समास। फिर इसमें दूसरा भी आता है उपमेय और उपमान, दो चीजें मिलते हैं कर्मधारय समास में, एक तो विशेषण और विशेष मिलेगा, दूसरा या तो उपमेय या उपमान मिलेगा। उपमेय और उपमान मिलता है, पहला चीज या तो विशेषण मिलेगा या विशेष मिलेगा, यानी कि विशेषण और विशेष एक साथ रहते हैं, उपमेय और उपमान एक साथ रहते हैं। इन दोनों में से कोई होता है। पहला हम लोग देखे विशेषण और विशेष वाला कर्मधारय समास। अब हम लोग देखते हैं उपमेय और उपमान वाला कर्मधारय समास। उपमेय और उपमान के बारे में हम लोग एकदम बढ़िया से अलंकार के बारे में डिस्कस किए हैं, जिसमें हम लोग मात्र 25 मिनट में डिस्कस किए हैं, आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। उपमेय उपमान कर्मधारय, पहला है समस्त पद और दूसरा है विग्रह। दोस्तों समस्त पद क्या होता है, जो मूल जो समास होता है वही क्या तो समस्त पद जिसको मिलाकर बनाया जाता है। समास क्या समास को दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनाया जाता है, जिसका सार्थक अर्थ निकलता है। दो या दो से अधिक सार्थक अर्थ वाले शब्दों को मिलाकर एक सार्थक अर्थ वाले शब्द बना देना, उसी कहते हैं समास। पहला है चंद्रमुख। चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमुख किसका है, जिसका चंद्रमा के समान मुख है हो, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो ये क्या है, चंद्रमा उपमान है और मुख क्या है, उपमेय है। जो छोटी और तुच्छ चीज होती है उसे उपमेय कहते हैं, जो महान या बड़ी चीजें होती हैं उसे हम लोग कहते हैं उपमान। तो चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख का समास विग्रह होगा चंद्रमा के समान मुख, तो यह चंद्रमा होगा उपमान और मुख होगा उपमेय। नयन तारे, नयन तारे नहीं, तारे रूपी नयन, यानी कि यहाँ नयन को किसका होता है, तारा। यहाँ तारे क्या उपमान है, क्या तारे बहुत बड़ी चीज है, और नयन, नयन मीन्स का होता है आंख, आंख छोटी चीज है, तो क्या होगा नयन तारे। नयन तारे भी होगा कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन किसके समान है, कमल के समान नयन। कमल क्या है, उपमान है, और नयन क्या उपमेय है। मृग लोचन, मृग लोचन, मृग, मृग के समान लोचन, जो मृग होता है उसके समान लोचन, लोचन मीन्स होती है आंखें, मृग जैसी क्या आंखें। वृषभ कंध, नहीं वृषभ के समान कंध, यानी जो होते हैं बड़े बैल जो होते हैं उन्हें कहते हैं वृषभ, वृषभ के समान कंधा, उनका कंधा होता है एकदम चौड़ा, तो कहते हैं वृषभ कंध, यानी वृषभ के समान कंध। तो दोस्तों ये है उपमेय और उपमान वाला, जिसमें उपमेय और उपमान आता है। दोस्तों हम कर्मधारय समास कैसे पहचानेंगे, तो उसका हम लोग करेंगे समास विग्रह। जब समास विग्रह करेंगे तो उसमें आएगा विशेषण मिलेगा, विशेषण विशेष मिलेगा, या तो उपमेय और उपमान मिलता है। यह होता है कर्मधारय समास की पहचान। अब हम लोग कुछ बात समझ लेते हैं कर्मधारय समास के बारे में। तो पहला चीज है नोट, पहला नोट है कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद में छोटा, बड़ा, लंबा, खट्टा आदि आकारांत, आकारांत शब्द दोस्तों वह होते हैं जिसके अंत में आ की मात्रा है, जिसके अंत में क्या है आ की मात्रा है, वह होता है आकारांत शब्द। बड़ा आकारांत यानी कि बड़ा, और आकारांत होता है छोटा, लेकिन जिसमें बाद में छोटा आ की मात्रा है, अंत में आकारांत यानी कि आ से जो अंत होता है, जो शब्द आ से अंत होता है उसे कहते हैं आकारांत। जैसे ये क्या है, छोटा है, छोटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, छोटा हम लोग करेंगे क्या रहेगा, छा, छा पर ओक मात्रा ओ, टा खाली टा पर आक मात्रा टा, छोटा। ये क्या होता है, इसका अंत आ से हो रहा है, आ से, इसे बोलेंगे आकारांत शब्द, और जिसका अंत होता है छोटे आ से उसे कहते हैं आकारांत शब्द। तो कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद में छोटा, बड़ा, लंबा, खट्टा इस प्रकार का आदि आकारांत विशेषण होना चाहिए, क्या होना चाहिए विशेषण,
आकारांत आ रहे हैं वे अकारांत में हो जाते हैं। दोस्तों अगर कर्मधारय समास के अंत में जिसका आकारांत हो, यानी कि ऐसे शब्द रहे कर्मधारय समास में, यदि प्रथम पद में जो उसका प्रथम पद होगा, छोटा, बड़ा, लंबा, खट्टा आदि आकारांत विशेषण आ रहे हो, यानी कि ऐसे शब्द आ रहे हैं जो विशेषण हो और वो विशेषण किससे खत्म हो रहे हैं, आ से खत्म हो रहे हैं, बड़े आ से खत्म हो रहे हो, तो वे क्या होते हैं, छोटे आ में बदल जाते हैं। जैसे बड़ा छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा भैया। जैसे क्या लिखा है, छोटा भैया। छोटा क्या है, विशेषण है। छोटा विशेषण किसका विशेषण है, भैया का। भैया कैसा है, छोटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, छुट भैया। इसको जब हम लोग कर्मधारय समास बनाएंगे हो जाएगा छुट भैया, छुट भैया, यानी कि टा क्या हो जाएगा, या छोट भैया या छोट भैया भी हम इसको कह सकते हैं, छोट भैया। तो इसमें टा क्या बदल गया, छोटा, इसको हम करेंगे जैसे छुट लिख दिए, इसमें अंत में टा क्या हो रहा है, छोटे आ पर खत्म हो रहा है, इसमें से बड़ा किसमें बदल जाएगा, छोटे आ में बदल जाता है। यहाँ पर कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर कर्मधारय समास के प्रथम पद में जैसे छोटा, बड़ा, लंबा, खट्टा आदि शब्द जो विशेषण हैं, ऐसे विशेषण शब्द आ रहे हैं, तो वह क्या हो जाएंगे, उनका आकारांत में बदल जाएगा, यानी कि जो बड़ा आ आएगा अंत में वह छोटे आ में बदल जाएगा। जैसे छोटा भैया, छोटा में क्या अंत में बड़ा आ रहा है, तो यहाँ क्या है, अंत में छोटा आ गया, छोटे भैया। जैसे बड़ा गांव, बड़ा में क्या अंत में बड़ा आ रहा है, तो क्या बड़ गांव, ऐसा हो जाता है। फिर जैसे आ रहा है, लाल शब्द के साथ यदि भूरा, गोरा आदि विशेषण आ रहे हो तो आ के स्थान पर ए हो जाता है। दोस्तों कह रहा है कि अगर लाल शब्द के साथ, जैसे अगर लाल शब्द लिखा हुआ है उसके साथ भूरा, गोरा आदि ऐसे शब्द आ रहे हो, तो उसमें से जो होगा आ के स्थान पर हो जाएगा, जो अंत में आ आएगा उसके स्थान में लिखेंगे ए। जैसे भूरा लाल, तो भूरा में अंत में क्या आ रहा है, पहले पद में आ रहा अंत में, तो इसी को लिख देंगे हम भूरे लाल। आ को हम लोग बदल देंगे ए में, आ को हम किससे बदल देंगे, ए में बदल देंगे, तो भूरा लाल को हो जाएगा भूरे लाल, छोटा लाल को हो जाएगा छोटे लाल। तो छोटा लाल है इधर, तो इधर का छोटे लाल, आ को हम लोग ए में बदल दिए। उम्मीद करते हैं कर्मधारय समास समझ में आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नए समास पर, जिसका चौथा समास जो है द्विगु समास। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं समास के चौथे और पांचवें भेद, जिसका नाम है द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में। दोस्तों द्विगु समास वह समास होता है जिसके पूर्व पद यानी कि पहला पद जो होता है वह संख्यावाची होता है, वह किसी संख्या को प्रदर्शित करता है। देखते हैं, जिस समास के पूर्व पद यानी कि पहला पद में संख्यावाचक, संख्या मतलब कोई नंबर्स और वाचक मतलब बताने वाला शब्द आए और समस्त पद समूह अथवा समाहार का ज्ञान दे। जो पूरा पद है दोस्तों क्या करे, समूह या समाहार का क्या करे, ज्ञान दे, उसे कहते हैं द्विगु समास। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे समस्त पद और विग्रह है, जैसे त्रिलोक, तो तीनों लोकों का समूह, इसका विग्रह हो गया तीनों लोकों का समूह। ये जो तीन क्या है, तीन है संख्यावाचक, तीन एक दो तीन चार पांच छह, ये सब क्या है, संख्यावाचक है। तीनों लोकों का समूह यानी त्रिलोक मतलब तीनों लोकों का समूह, ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, जिसमें समूह आ जाए या पहला पद संख्यावाची हो। फिर चौराहा, क्या होता है, चौराहा देखो पहला पद क्या है, संख्यावाची है, चौराहा यानी कि चार राहों का समाहार। जहां पर चार रास्ते का होता है, मिलते हैं, उसे कहते हैं चौराहा। जहां पर चार रास्ते मिलते हैं उसी कहते हैं चौराहा। तो यहाँ पर क्या, चार रास्तों का समाहार। त्रिफला, क्या है यहाँ पर, त्रि यहाँ की संख्या है, तीन फलों का त्रिफला यानी तीन फलों का समूह, तीन क्या इसमें संख्यावाचक।
और फलों का क्या है, समूह, 3 फलों का समूह, उसे कहते हैं त्रिफला। दो राहों का समूह, जहां पर 2 राहों का क्या होता है, समूह होता है, उसे कहते हैं दो राहा। फिर इधर देखते हैं चौमासा, चौ यानी कि 4, चौ यानी कि 4, 4 मासों का समाहार यानी कि 4 महीनों का क्या, चार समाहार, उसे कहते हैं चौमासा। सतसई, बिहारी जी की रचना है जिसका नाम है सतसई, बिहारी सतसई, उसे कहते हैं 700 दोहों का समाहार। जो बिहारी जी ने 719 दोहे लिखे थे, उन सबको संकलन किया गया था बिहारी सतसई में, इसलिए कहते हैं इसे सतसई। सतसई में है 700 दोहों का समाहार, यानी कि 719 दोहों को मिलाकर बनाया गया सतसई। तो इसमें भी क्या, पहला पद संज्ञा सत यानी कि 7। त्रिवेणी, त्रिवेणी यानी जहां 3 नदियां मिलती हैं उसे कहते हैं त्रिवेणी, यानी कि 3 बेड़ियों का संगम, जहां 3 नदियां मिलती है उसे कहते हैं त्रिवेणी। तो यहाँ क्या 3, पहला क्या संख्यावाचक, और क्या ये सब क्या होता है, एक समूह के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो समस्त पद है क्या कर रहा है, ये एक समूह या समाहार के बारे में डिस्कस कर रहा है। जैसे चौमासा, 4 मासों का समाहार, सतसई 700 दोहों का समाहार, त्रिवेणी 3 बेड़ियों का समूह। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोग पहले जो संख्यावाची बता रहे हैं और समस्त पद जो इसका है, यह कह रहा है कि एक समाहार या समूह है। पंजाब यानी कि 5, आबो, आंबो मतलब पानी का समूह, 5 पानी यानी जहां 5 नदियां मिलती हैं उसे कहते हैं पंजाब, यानी कि 5 नदियों के पानी जहां पर मिलते हैं उसे कहते हैं पंजाब, इसलिए पंजाब। तो पंज से क्या होता है 5, एक पहली चीज संख्यावाची है। तो दोस्तों ये था द्विगु समास, जिसमें पहला पद क्या था, संख्यावाची होता है, उसे कहते हैं लोग द्विगु समास। और वो संख्यावाची होने के साथ जो समस्त पद है वह समूह या समाहार का ज्ञान करवाता है, उसी कहते हैं द्विगु समास। अब 5वां भेद है जिसका नाम है द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व समास, इसमें क्या है, पूर्व पद संख्यावाची। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों का वैल्यू बराबर होता है। जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों का वैल्यू बराबर होता है। जैसे अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान था, लेकिन इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का सेम वैल्यू होता है। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद मतलब उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, और समास विग्रह यानी कि समासों को अलग अलग तोड़ने पर, करने पर, और या तो उन दोनों के बीच में और मिलेगा, जो दोनों पद टूटेंगे समास के उनके बीच में तो और मिलेगा, या तो अथवा मिलेगा या मिलेगा। 3 चीजें मिल सकती हैं, और अथवा या, ये तीनों चीजें मिल सकती हैं उनके बीच में। आदि शब्द दोनों पदों के बीच में आए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पाप पुण्य, ये चीज में ध्यान रखने वाला है, इनके बीच में योजक चिन्ह आता है, जिस यहाँ पे योजक चिन्ह आ जाए वह होगा द्वंद्व समास। जिन समासों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए उसे कहते हैं द्वंद्व समास, योजक चिन्ह ही होता है। तो पाप पुण्य, पाप और पुण्य क्या लिखे, पाप और पुण्य। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश। सीता राम, सीता और राम। हानि लाभ, हानि या लाभ, या तो हानि होगा या लाभ होगा। जैसे वेद पुराण, वेद और पुराण, ऐसा नहीं सकता वेद पुराण, तो इसको जब हम लोग समास विग्रह करेंगे होगा वेद और पुराण। दूध दही, दूध या दही, दूध दही का हम जो समास विग्रह करेंगे या तो दूध होगा या दही होगा। सुख दुख, सुख या दुख, सुख होगा या दुख होगा। हरा हरा, हरा और हरा, कहता ना किन्ना हरा हरा है, तो क्या हरा और हरा नहीं है। तो दोस्तों ये था द्विगु और द्वंद्व समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और समूह या समाहार का बोध कराता है। द्वंद्व समास में दोनों पद, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग समास का अंतिम भेद पढ़ते, अंतिम और 6वां भेद पढ़ते हैं जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं बहुब्रीहि समास यानी कि समास का अंतिम और 6वां भेद क्या होता है, बहुब्रीहि समास, इसके बारे में।
जिस समास के समस्त पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई प्रधान ना हो, यानी कि दोस्तों जिस समास का समस्त पद यानी कि दोनों पद उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में से कोई पद प्रधान ना हो, यानी कि अर्थ दोनों पर ही डिपेंड ना हो, अर्थ क्या हो किसी तीसरे पर डिपेंड हो, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। अर्थ क्या होती किसी तीसरे पद पर निर्भर हो, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। दशानन, दशानन, 10 है आनन जिसके, यानी कि 10 है आनन जिसके, आनन मीन्स होता है सिर, 10 सिर किसके होते हैं रावण के, क्या होते हैं रावण के। इसके हिसाब से सम्मत लगाएं क्या, एक विशेष है और एक विशेषण है तो कर्मधार हो जाएगा, नहीं दोस्तों कर्मधार नहीं, कर्मधार में इसका अर्थ नहीं निकलता है। अंशुमाली, अंशु मीन्स किरणें, जो किरणें आती है सूर्य की, होगा अंशु, है माला जिसकी, क्या है अंशु है माला, तो सूर्य देखो सूर्य के चारों तरफ किरणें निकलती हैं तो ऐसा लगता है क्या सूर्य किरणों का माला पहने हुआ है, तो उसे कहते हैं क्या सूर्य। अंशुमाली, अंशुमाली मीन्स होता है सूर्य। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ, यानी कंठ किसका नीला होता है भगवान शिव जी का, भगवान शिव जी का कंठ का तो नीला होता है, उन्हें कहते हैं नीलकंठ। निशाचर, निशा मीन्स होता है रात और चर जो क्या होता है क्या विचरण करे, निशा यानी रात में विचरण करने वाला, निशाचर क्या होता है जो रात में विचरण करता है, जो रात में क्या होता है घूमता है, रात में कौन घूमता है राक्षस, रात में घूमता है राक्षस, उसे कहते हैं निशाचर। अजान बाहु, अजान बाहु यानी कि जिसकी क्या बाहु यानी कि हाथ घुटने तक हो, वह व्यक्ति है भगवान राम। अजान बाहु जिसकी घुटने का हो, जिसकी हाथ घुटने तक हो उसे कहता है अजान बाहु, यानी कि भगवान राम, भगवान राम को अजान बाहु कहा जाता है। यह होगा बहुब्रीहि समास। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र यानी कि हजार और बाहु मतलब बाहें, क्या जिसकी 1000 बाहें हो उसे कहते हैं सहस्त्र बाहु, यानी कि एक राक्षस है जिसका नाम है सहस्त्र बाहु, जिसको भगवान परशुराम जी ने अपने फरसे से मारा था, सहस्त्र बाहु को ही अपने फरसे से मारा था, क्या एक राक्षस कौन सहस्त्र बाहु जिसकी हत्या भगवान परशुराम ने किया था। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब जो अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, जो अपने इंद्रियों पर क्या कंट्रोल पा लिया, उसे क्या कहते हैं जितेंद्रिय। और वह व्यक्ति कौन होते हैं ऋषि मुनि, ऋषि मुनि का तो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल पा लेते हैं, और जो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं पाते ऋषि मुनि नहीं होते। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर में होता है दोस्तों पेट, और पेट किसका लंबा होता है भगवान गणेश जी का, लंबा है उदर यानी जिसका पेट, कौन था भगवान गणेश जी। तो दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है अपना समास। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए हिंदी के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।